Hi everyone, welcome you all. In today's lecture, we will discuss the solution of Lagrange's linear partial differential equation by the methods of multiplier. So in last lecture, we already discussed what is meant by Lagrange's partial differential equation, what is the standard form of Lagrange's partial differential equation, what are the different methods for finding the complete solution of Lagrange's partial linear differential equation. So in details, there are the two methods for solving such a type of equation. One method is called as method of grouping and one method is called methods of multiplier. Okay. So in last lecture, we already discussed how to use the methods of grouping for evaluation of complete integral of Lagrange's linear partial differential equation. So in this lecture, we will discuss the second method for obtaining the complete solution, and this method is applicable and we can use this method when the method of grouping is not sufficient to find the exact solution of complete integral. So आज हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे जो कि है मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड डिस्कस कर लेंगे कि मेथड में क्या करना है, और बेस्ड अपॉन दैट मेथड वी कंसीडर सम एग्जांपल ऑफ लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो फर्स्ट जो फर्स्ट टू स्टेप है वो आपके कॉमन है, जैसे कि हमने पहले टॉपिक में यूज किया था कि लैग्रेंजेस इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, फिर उसको जनरल फॉर्म से हमको कंपेयर करना है और बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स में हम देखेंगे. सो लेट द लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज PP प्लस QQ इज इक्वल टू R. ओके, बाद में क्या करना है, हमको इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे, फिर आपको कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R ये वैल्यूज मिल जाएंगे. P Q R क्या हो सकता है, एक तो ये कांस्टेंट हो सकता है या ये होगा फंक्शन ऑफ x, y एंड z. तो हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज फिर निकाल लेंगे. उसके बाद आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करना है लैग्रेंजेस का, जिसकी वैल्यूज होती है dx बाई p इज इक्वल टू dy बाई q इज इक्वल टू dz बाई r. हमने ऑलरेडी P Q R फाइंड किया है. P Q R हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा. बाद में इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप मेथड ऑफ ग्रुपिंग यूज करेंगे या मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर यूज करेंगे. पहले तो हम ग्रुपिंग के बारे में सोचेंगे. क्यों सोचेंगे, क्योंकि ग्रुपिंग की जो मेथड है ये इजीएस्ट मेथड है और ये यूज करके आपको इजी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा. लेकिन अगर ग्रुपिंग की मेथड पॉसिबल ही नहीं है तो फिर तो आपको मल्टीप्लायर यूज करना ही होगा. तो पहले हम ग्रुपिंग के बारे में देखेंगे और यहाँ पे ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है तो मल्टीप्लायर यूज करेंगे. तो ग्रुपिंग कब पॉसिबल होगा, तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे तीन टर्म्स है, तो तीन टर्म्स को हम तीन टाइप में इसके ग्रुप हम बना सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट सेकंड इसका एक ग्रुप हो जाएगा, सेकंड थर्ड इसका एक ग्रुप हो जाएगा और फर्स्ट थर्ड इसका भी एक ग्रुप हो जाएगा. अभी हमको कितने ग्रुप बनाने हैं, अगर पॉसिबल है किसी प्रॉब्लम में तीनों ग्रुप पॉसिबल होते हैं, किसी प्रॉब्लम में दो ही ग्रुप पॉसिबल होती है, किसी प्रॉब्लम में एक ही ग्रुप पॉसिबल होगा या किसी के प्रॉब्लम में कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा. तो डायरेक्टली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है वैसे, या कभी कभी एक पॉसिबल भी हो सकता है. तो लास्ट में आपको हमेशा मालूम होगा कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग में भी आपको लास्ट में जो सोल्यूशन निकालना है वो दो सोल्यूशन निकालने हैं. एक u इक्वल टू C1 बोला था हमने और v इक्वल टू C2 बोला था, मतलब फाइनली हमको दो सोल्यूशन चाहिए. तो अगर मैं इसके ग्रुपिंग बनाऊंगा तो मैं ये ग्रुप बना सकता हूं. कंडीशन क्या थी ग्रुपिंग में, अगर मैं ये ग्रुप कंसीडर करता हूं तो x और y वेरिएबल चाहिए मुझे, z एब्सेंट चाहिए या z कैंसिल होना चाहिए. अगर यहां पर कहीं पर z अवेलेबल है तो ये ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं, y और z है, तो x क्या चाहिए मुझे, एब्सेंट चाहिए. अगर कहीं पर भी x प्रेजेंट है और वो कैंसिल नहीं होता है तो यहां पर भी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं होगा. और अगर मैं फर्स्ट और थर्ड बनाता हूं तो मेरे पास x और z चाहिए, y नहीं चाहिए, y एब्सेंट चाहिए. और गलती से भी इसमें y अगर आता है तो भी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं होगा. तो हम अभी इसी टाइप पे जाएंगे कि तीनों केस में ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है. तो ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है तो आपको दो सॉल्यूशन तो निकालना है.
तो फिर प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है, उसका फाइनल आंसर हमको निकालना ही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सेकंड मेथड यूज करेंगे, जिसको बोलेंगे हम लैग्रेंजस मल्टीप्लायर की जो मेथड है, मेथड्स ऑफ लैग्रेंजस मल्टीप्लायर। इसमें क्या होता है, तो जैसे कि आप इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एक रेशो है, ये भी रेशो है और ये भी रेशो है। तो लैग्रेंजस ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होते हैं, जो रेशो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि इसको फर्स्ट रेशो इज इक्वल टू सेकंड रेशो इज इक्वल टू थर्ड रेशो, और इसका हम कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। जैसे कि इसको मैंने तीनों को ऐड कर दिया तो नीचे भी तीनों ऐड हो जाएंगे, तीनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नीचे भी तीनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि वो रेशो है, रेशो तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। लेकिन सिर्फ रेशो उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो न्यूमरेटर में करते हैं आपको जो, वही डिनोमिनेटर में आपको करना होगा, तो वो रेशो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने 3 मल्टीप्लायर कंसीडर कर दिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 मल्टीप्लायर ही यूज करना है। किस लिए करना है, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल है, x, y और z। तो 3 वेरिएबल के लिए हमको 3 मल्टीप्लायर लगेंगे, x के लिए 1 मल्टीप्लायर, y के लिए 1 मल्टीप्लायर और z के लिए 1 मल्टीप्लायर। तो हमने क्या कंसीडर किया, सपोज L M N विद द मल्टीप्लायर, तो L मैंने कंसीडर किया x एसोसिएट विद x, y को कंसीडर किया, m को कंसीडर किया y के लिए और n को कंसीडर किया z के लिए। बाद में क्या बनाता मैं, एक कॉम्बिनेशन बनाता हूं इसका, तो ईच रेशियो इज इक्वल टू। तो मैं क्या करता हूं, अगर ये कुछ वैल्यू है तो इसको मैं L से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको भी L से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो L और L सेम है, ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो गए, मतलब ये रेशियो तो चेंज नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं m से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इसको भी n से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया और सेम टर्म से डिवाइड किया, प्रॉब्लम में कुछ भी चेंज नहीं हो गए। जैसे कि अगर कुछ वैल्यूज है आपके पास, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू और वो वैल्यू क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, मतलब प्रॉब्लम में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लायर से यूज करेंगे तो मुझे मिल जाएगा l इंटू डी एक्स, इसको सेकेंड मल्टीप्लायर से यूज करेंगे तो m इंटू डी वाई, और इसको थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू डी जेड, और तीनों को मैंने क्या कर दिया, अभी ऐड कर दिया, प्लस प्लस यहाँ पे डाल दिया। जैसा न्यूमरेटर में होगा अभी वैसा डिनोमिनेटर में भी होगा, इसको भी L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी M से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी N से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तीनों को क्या किया मैंने, ऐड कर दिया। तो मैंने कुछ मल्टीप्लायर यूज किए हैं। मल्टीप्लायर रैंडमली आपको अपने मन से कंसीडर करना है, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, जैसे कि आगे आएंगी, वो कंडीशन सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो मल्टीप्लायर आपके कुछ काम के नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लायर यूज कर दिए और मुझे ये वैल्यूज मिल गई, ईच रेशियो इज इक्वल टू। अभी यहाँ पे कंडीशन आ गई मल्टीप्लायर के बारे में। जो मल्टीप्लायर रहेंगे LMN, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे कि ये कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R क्या हो सकता है, ये तो होगा फंक्शन ऑफ x, y और z, और ये कांस्टेंट भी हो सकता है। इसी तरीके से जो वेरिएबल है, मल्टीप्लायर है, वो क्या रहेंगे, ये भी फंक्शन ऑफ वेरिएबल हो सकते हैं या ये भी कांस्टेंट हो सकते हैं, करेक्ट है। तो यहां पे क्या होगा, LMN मे बी कांस्टेंट और द फंक्शन ऑफ x, y, z सच दैट इट इज द मेन कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपके मल्टीप्लायर ऐसे ही चाहिए जो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, मतलब यहां पे P, Q और R, हर प्रॉब्लम में क्या होगा, ये अलग अलग वैल्यूज रहेंगे, इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि P क्या रहेगा, Q क्या रहेगा और R क्या रहेगा। तो आपको हमेशा मल्टीप्लायर ऐसे ही कंसीडर करने हैं, जिसको अगर हम पहले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, Q को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं और R को थर्ड से अगर मल्टीप्लाई करते हैं और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करेंगे, तो आपका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्राई करना है, काम होता है तो ठीक है, नहीं होता है क्या करना, हमको उसको निकाल के रखना है, मतलब इरेज करना है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे मिल गया हमको LP प्लस MQ प्लस NR इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इक्वेशन 3 इंप्लाइज ईच रेशियो इज इक्वल टू, ईच रेशियो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, L dx प्लस M dy प्लस N dz, ये वैल्यू हमने कंसीडर किया है जो है 0, तो नीचे मिल गया हमको 0। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो किसी भी नंबर को, यहां पे कुछ भी नंबर रहेगा वो 0 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा।
और इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसको बोलेंगे हम फर्स्ट सॉल्यूशन, दैट इज u इक्वल टू C1। ठीक है, ये हो गई हमारी पहले सॉल्यूशन निकालने के मेथड। सेकंड में क्या करेंगे, हम सेम मेथड रिपीट करेंगे, मतलब हम अगेन कोई एक सेट लेंगे मल्टीप्लायर का जो इससे अलग होगा, इससे अलग होगा। अगर यही होगा तो क्या होगा, यही होगा तो इशू ये होगा कि आपको वही आंसर मिलेगा, लेकिन हमको अलग अलग आंसर चाहिए। तो हम कुछ अलग सेट निकालेंगे, सपोज वी टेक L डैश M डैश N डैश, और यहाँ पे भी एक कंडीशन चेक करेंगे कि एक जीरो होता है, फिर यहाँ पे पुट करके अगेन एक इक्वेशन मिलेगा आपको और उसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एक सेकंड सॉल्यूशन मिलेगा जिसको बोलेंगे हम v इक्वल टू C2। जैसे मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग में भी आपको दो सॉल्यूशन मिलते थे, u इक्वल टू C1 एंड v इज इक्वल टू C2। दो सॉल्यूशन मिल गए तो आपका काम हो गया। ये होने के बाद हमको क्या करना है, फिर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इस टाइप से, फंक्शन ऑफ u v इक्वल टू 0 और a भी यूज कर सकते हैं आप, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v और v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u। तो ये होगी हमारी कंप्लीट मेथड कि अगर ग्रुपिंग यूज नहीं होता है, मतलब अगर टर्म मिक्स है, दो वेरिएबल के साथ x और y के साथ z भी आता है, सिमिलरली फॉर अदर टर्म्स, मतलब मिक्स टर्म है, वेरिएबल को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन सॉल्यूशन के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ऐसा हर बार नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तीन ग्रुप है, कभी कभी क्या होगा तीनों ग्रुप पॉसिबल है तो आपको ग्रुपिंग से ही दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, जैसे हमने पहले लेक्चर में लिया था इसके पहले। बाद में क्या होगा, तीनों रेशो पॉसिबल ही नहीं है तो फिर तीनों ग्रुप पॉसिबल नहीं है, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये दो बार मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा और दो सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रुप पॉसिबल होगा तीनों में से तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, तो ग्रुपिंग के लिए सिर्फ एक ही बचा है, फिर एक ही बार सिर्फ मल्टीप्लायर यूज करके आपको एक सॉल्यूशन निकालना है। तो प्योरली हमने जो इसके पहले लेक्चर में लिया था वो ग्रुपिंग के प्रॉब्लम देखे थे, इस लेक्चर में हम प्योरली मल्टीप्लायर पे फोकस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे प्रॉब्लम लेंगे जो कि मिक्स रहेंगे, मतलब दोनों मेथड से आप एक एक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मेथड। ये मेथड अगर आपको समझ गई है तो इसका यूज करके आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ वी आर वर्किंग ऑन द evaluation of the complete integral of Lagrange's linear partial differential equation by the methods of multiplier. So we take the first example now. Now example is solve mz minus ny into del z by del x plus nx minus lz into del z by del y is equal to ly minus mz. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन किस टाइप का है, ये नॉन लीनियर है या लीनियर है, क्योंकि हमने नॉन लीनियर ऑलरेडी स्टडी किया है। लीनियर होगा तो ये लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, वो देखेंगे। अगर लैग्रेंजेस होगा तो फिर मेथड ऑफ ग्रुपिंग से सॉल्व होगा या नहीं होगा वो देखेंगे, और मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग से सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम वर्कआउट करेंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। तो लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है, PP प्लस QQ इज इक्वल टू R। ठीक है, यहां पे आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यूज गिवन नहीं है, लेकिन एक्चुअली डेल z बाय डेल x मतलब क्या होता है, स्मॉल p, और डेल z बाय डेल y क्या होता है, स्मॉल q। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इसके जगह पे p पुट करो और इसके जगह पे q पुट करो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, फिर यहां पे लिखता हूं मैं गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये इक्वेशन लिख लिया, और सेकंड टर्म में आप क्या करो, इसको कैंसिल करके यहां पे p डाल दो। ठीक है, और इसको कैंसिल करके यहां पे q डाल दो और इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका वही रहेगा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे p और q पुट करना है और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक्चुअली अभी इसको जनरल इक्वेशन से आप कंपेयर करके देखो। तो जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास, जनरल इक्वेशन हमारा PP प्लस QQ इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P और इसको हम P बोल सकते, Q और इसको हम Q बोल सकते, और ये तो R हो गया, मतलब ये लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अभी वो लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो उसके हम मेथड यूज करेंगे। मेथड क्या बोलती है, क्या करना है आपको,
पहले तो इससे कंपेयर करके पी क्यू आर निकालना है, फिर बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, और बाद में फिर कौन सी मेथड यूज होगी वो ऑक्सिलरी इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर कर देंगे जनरल इक्वेशन से। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1, यहां पे लिख देंगे हम विच इज लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट में क्या आएगा, कंपेयरिंग विथ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर वी किट। कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कैपिटल P, और कैपिटल P की वैल्यू क्या रहेंगी, स्मॉल p का कोएफिशिएंट दैट इज mz माइनस ny। कैपिटल Q क्या मिलेगा, nx माइनस lz, एंड कैपिटल R क्या मिलेगा हमको, ly माइनस mx। ठीक है, तो पहली स्टेप हमने कर दी कि इसको लैग्रेंजेस का जनरल जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करना है, और उसको कंपेयर करने के बाद हमको पी क्यू आर की वैल्यूज निकालना है। फिर बाद में जाएंगे हम सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप कौन सी हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक में है वो है लैग्रेंजेस का ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो अगर आपका इक्वेशन करेक्ट आपने लिखा है तो ये प्रॉब्लम कहीं पर भी गलत नहीं हो सकता है, और ये इक्वेशन अगर आपने गलत लिखा है तो प्रॉब्लम तो कभी करेक्ट होगा ही नहीं फिर। तो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखेंगे। सो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या है इक्वेशन वो, dx बाय p इज इक्वल टू dy बाय q इज इक्वल टू dz बाय r, और हम यहां पे इसके वैल्यूज अभी पुट कर देंगे। सो dx बाय p, व्हाट इज द वैल्यू फॉर p, mz माइनस ny इज इक्वल टू dy अपॉन q कितना है, nx माइनस lz, और dz अपॉन r ly माइनस mx। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये जो इक्वेशन है ये है, और इसका ही यूज करके आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, अभी यहां पे क्या करेंगे हम सॉरी, हमारे पास दो मेथड है, मेथड ऑफ ग्रुपिंग, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। एक्चुअली हमने वो स्टडी किया है पहले, तो वो हमारे पास ऑलरेडी है, ये दूसरी है। तो हम जो प्रॉब्लम में वर्कआउट करेंगे वो पहले ग्रुपिंग से ही करेंगे, क्योंकि ग्रुपिंग के मेथड क्या है, बहुत ही ईजी है और आपको वो डायरेक्ट सॉल्यूशन दे देगा, क्योंकि वो सोचने के बारे में नहीं है, फिर वो वेरिएबल क्या होंगे जो जीरो करेगा वहां पे सोचना है थोड़ा। तो इसलिए ग्रुपिंग अगर होता है तो हम डायरेक्ट उससे यूज करेंगे, लेकिन ग्रुपिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो सोल्यूशन तो निकालना ही है उसका, फिर तो ये यूज करना ही होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे 3 टर्म्स है, और हमारे ग्रुप जो है 3 ग्रुप यहाँ पे पॉसिबल है, तो हम एक एक ट्राई करेंगे, अगर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको छोड़ देंगे। तो हम पहला ग्रुप कंसीडर करेंगे। पहले ग्रुप में देखिए आप, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे आपको x और y चाहिए। एक तो यहाँ पर z आपको चाहिए नहीं, और अगर z यहाँ पर अवेलेबल है तो वो कैंसिल होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट छोड़ दो, z है, y है, x है और z है, मतलब यहाँ पर z है, लेकिन z यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है। अगर मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में अगर z सेम होता है तो वो कैंसिल भी हो सकता था, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर z है तो वो कैंसिल नहीं हो सकता है। इसीलिए इस रेशियो में थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इस रेशियो को हम ग्रुपिंग के लिए कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा एक केस फेल हो गई। फिर हम ये देखेंगे, यहाँ पर y और यहाँ पर z है, तो आपको y और z ही चाहिए। यहाँ पर z है, यहाँ पर y है, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, जो कि हमको नहीं चाहिए, और वो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी है, मतलब ये ग्रुप भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सेकंड टाइम भी ये केस फेल हो गई। फिर हम एक ही ग्रुप हमारा बचा है, थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप के बारे में देखेंगे हम, फर्स्ट और लास्ट। तो x और z चाहिए हमको, तो हमारे पास z है, हमारे पास x है, लेकिन यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, जो कि आपको नहीं चाहिए, और वो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में भी है, मतलब वो भी आप भी यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता है। तो थर्ड ग्रुप भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप अगर ग्रुपिंग पे जाएंगे तो एक भी सॉल्यूशन आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, मतलब कंप्लीटली इस प्रॉब्लम के लिए जो मेथड ऑफ ग्रुपिंग है वो फेल हो गई है।
तो फिर क्या करना है, फिर हमको जाना है हमारी जो सेकंड मेथड है उसके तरफ, और सेकंड मेथड कौन सी है हमारी, वो है मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, सो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में आपको क्या करना है, मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या डिनोट करता है, मल्टीप्लायर डिनोट करता है कि कुछ वैल्यू से हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि हमारा जो मेन इंटरेस्ट है वो इसी टर्म पे, पी क्यू आर के वैल्यूज पे, तो आपको ऐसे 3 नंबर देखने हैं, वो कांस्टेंट भी हो सकती है या वो वेरिएबल भी हो सकती है, जिससे हम अगर हम एक को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए, यही कंडीशन है। तो ऐसे नंबर आपको क्या करने पड़ेगा, हमको ढूंढने पड़ेंगे। कैसे, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्राई करो, 0 आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो निकाल कर फेंक डालो। दूसरा नंबर ट्राई करो, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको भी निकाल के फेंक डालो। ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे, वो ट्रायल एंड एरर मेथड से हमको कोई ना कोई वैल्यूज ऐसी मिलेंगी जो वो सेटिस्फाई करेगा। तो वो सेटिस्फाई करने के लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, और हर प्रॉब्लम में क्या होगा, कुछ ना कुछ इसी टाइप का आपको रिवाइज करेंगे तो आप उसी टाइप से कुछ सॉल्व होगा। जैसे कि ये नंबर देखिए आप, ठीक है, इसको मुझे सबको कैंसिल करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको सबको कैंसिल करना है। नंबर को कैंसिल करना है मतलब 0 करना है। 0 एडिशन सब्ट्रैक्शन है हमारे पास सब, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में नंबर 0 कब होगा, जब कोई नंबर पॉजिटिव होगा और कोई नंबर निगेटिव होगा तो ये 0 हो जाता। मतलब सेम नंबर रहेंगे लेकिन साइन क्या रहेंगे, अल्टरनेट रहेंगे। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देयर आर द 6 टर्म्स, 6 टर्म है हमारे पास, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म्स पॉजिटिव है और 3 टर्म्स निगेटिव है, तो बैलेंस हो गया, 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या चाहिए हमको, टर्म सेम भी चाहिए, तो सेम नहीं है तो हमको पहले उसको सेम करना होगा। तो रैंडमली मैं आपको एक मेथड बता देता हूं। तो देखिए आपको क्या करना है, इस टर्म को आप ऑब्जर्व करो, इस टर्म को आप ऑब्जर्व करो और इस टर्म को आप ऑब्जर्व करो। हमारे पास 3 कांस्टेंट है LMN और हमारे पास 3 वेरिएबल है XYZ। तो पहले हम वेरिएबल के बारे में सोचेंगे। अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे X एब्सेंट है, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको Y एब्सेंट मिल जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे Z एब्सेंट मिल जाएगा, बराबर है। तो सपोज अगर मैं इसको X से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर MXZ, और अगर इसको मैं Z से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे MXZ, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल। अगर मैं इसको X से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा NXY, और इसको Y से करता हूं तो NXY कैंसिल, और LZY और LZX ये भी कैंसिल। मतलब अगर आप इसको सिंपली X से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको Y से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको Z से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ एक सीक्वेंस है, जैसे कि यहाँ पे पहला वेरिएबल एब्सेंट है, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली वो नंबर आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो वो काम तो हो गया हमारा। 3 पॉजिटिव है 3 निगेटिव है, सब एक जैसा है, सिर्फ हमको टर्म को इक्वल करना है। तो सपोज अगर मैं इसको X से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको Y से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको Z से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उनको ऐड कर दूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा 0, और हमको वही चाहिए। मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर में आपको ऐसे ही 3 नंबर देखने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलना चाहिए, हमको 0 मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फिर यूज करेंगे, ठीक है। सो कंसिडर द मल्टीप्लायर्स X, Y and Z, we get, ठीक है। तो हम इसको क्या यूज करेंगे अभी, ईच रेशो इज इक्वल टू। तो देखिए क्या करना है हमको, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके पहले टर्म को हमको X से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड टर्म को Y से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड टर्म को Z से मल्टीप्लाई करना है और तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे आएगा x dx प्लस यहाँ पे आएगा y dy और यहाँ पे आएगा z dz अपॉन, नीचे के टर्म में ये पहले टर्म है, इसको मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा यम z x माइनस यन वाई एक्स। देखो दोनों टर्म को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको दोनों को y से कर दो, यन एक्स वाई माइनस एल जेड वाई कर दिया, और इसको दोनों को z से कर दो,
LYZ माइनस MXZ। और एक बार फिर से आप चेक कर लो कि सभी टर्म कैंसिल होती है क्या। नहीं होगी ना तो कुछ भी हमारे काम का नहीं है मेथड, क्योंकि ये आंसर आपको 0 आना ही चाहिए, तभी ये मेथड अप्लीकेबल है। जैसे कि पहला नंबर देखता है मैं MZX, और यहां पर देखिए MZX पॉजिटिव निगेटिव कैंसल। सेकंड टर्म NXY, और ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसल। LZY पॉजिटिव निगेटिव कैंसल। हो गया हमारा काम, नीचे आपको 0 मिल गया। तो इसी तरीके से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं फिर, ईच रेशियो इज इक्वल टू x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन 0। ठीक है, अभी इसको मैं इधर अगर शिफ्ट करता हूं तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि 1/0 तो हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो 0 को तो लेकिन मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं। तो अगर ये 0 है और ईच रेशियो मतलब कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास है, ईच रेशियो मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट आंसर होगा, 0 भी हो सकता है। लेकिन कोई भी वैल्यू अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, ऑब्वियस हमको हमेशा 0 ही मिलेगा। तो यहां पर मिलेगा हमको x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0। और लास्ट में क्या करना है, हमको इसको इंटीग्रेट करना है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं इसको, इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, तो सो इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होगा, ये हो गया x²/2। इंटीग्रेशन ऑफ y कितना होगा, इंटीग्रेट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इस टाइप की मिलेगी x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0। सो इंटीग्रेशन ऑफ x कितना आएगा, x²/2। इंटीग्रेशन ऑफ y क्या आएगा, y²/2। और इंटीग्रेशन ऑफ z कितना आएगा, z²/2। और इसको कंसीडर करता हूं मैं c। जैसे कि हमको पहला कांस्टेंट c1 लेना है बाय प्रोसीजर, लेकिन मैंने यहां पे c यूज किया, उसके पीछे भी एक रीजन है, वो आगे आएगा। जैसे कि यहां पर आप ऑब्जर्व करते हैं तो हार्म टर्म्स डिवाइड बाय 2 है, तो सेम है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पे मिलेगा x², y², z², ये हो गया टॉइस c। और टॉइस c के जगह पे मैं यूज करता हूं अभी c1, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। और ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अभी आपको एक बार अगर ये मेथड समझ में आ गई तो हमारा काम ही हो गया, क्योंकि आपको सेम प्रोसीजर दोबारा यूज करना है सेकंड सेट के लिए और सेकंड सॉल्यूशन के लिए। तो एक बार तो हमारा आंसर आ गया, हमने वो 3 मल्टीप्लायर निकाल लिए, ढूंढ लिए है, जिसका यूज करके ये रेशो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का आंसर। सेकंड आंसर भी हमको निकालना है, क्योंकि लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, हमको 2 आंसर निकालने हैं। तो सेकंड आंसर के बारे में थोड़ा सोचेंगे हम। जैसे आपने पहले सोचा था ना, वैसे आपको सेकंड के बारे में भी एक लॉजिक बहुत सारे लोगों को आ गया होगा कि हमको क्या करना है। अभी एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जो मल्टीप्लायर है ना, वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। तो अगर पॉसिबल है और आपको 2 बार अगर मल्टीप्लायर यूज करना है तो एक बार कांस्टेंट यूज कीजिए, एक बार मल्टीप्लायर यूज कर दिए, वेरिएबल यूज कर दिए। वेरिएबल आप दूसरे बार भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कांस्टेंट मल्टीप्लायर आपको एक ही बार यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक बार तो वेरिएबल यूज कर, वेरिएबल मतलब XYZ के फॉर्म में। अभी हम दूसरा कांस्टेंट के बारे में सोचेंगे। जैसे कि आप अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं ना, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है XYZ और 3 कांस्टेंट भी है LMN। जैसे आपने यहाँ पे ढूंढा है कि यहाँ पर X एब्सेंट है, यहाँ पर Y एब्सेंट है और यहाँ पे Z एब्सेंट है, वैसे ही यहाँ पर L एब्सेंट है, यहाँ पर M एब्सेंट है और यहाँ पर N एब्सेंट है। और कंडीशन तो वही है, अगेन 6 टर्म है, 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव, मतलब कैंसिल हो सकते हैं, सिर्फ उसको हमको सेम करना है। तो आप ट्राई कर लो, इसको L से मल्टीप्लाई कर दो, इसको M से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो एब्सेंट है, और इसको N से मल्टीप्लाई कर दो और उसको ऐड कर दो, ये भी आपका 100% 0 आएगा। ये मैंने ट्राई करके देखा है, आप ट्राई करके देखिए और यहां पर आप डायरेक्ट यूज कर दीजिए। तो हम यहां पे क्या करेंगे, आप रफ में पहले आपको करके देखना है, क्योंकि रफ में अगर वो सेटिस्फाई होता है तो आप यहाँ पे फेयर में लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, फेयर में आप स्टार्ट कर देंगे और वो पॉसिबल नहीं तो फिर वो कैंसिल करो, दोबारा लिखो, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो रफ में पहले चेक कर लो, 3 नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद 0 होना चाहिए।
इस प्रॉब्लम में तो इजीली आपको पता चल जाएगा, जो वेरिएबल एब्सेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो कांस्टेंट एब्सेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहां पे अभी सेकंड निकालेंगे, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, ऑक्सिलरी इक्वेशन रहने देता हूं क्योंकि उसका काम है हमको। ओके, नेक्स्ट कंसिडर another set of multiplier. Consider another set of multipliers L, M and N. So therefore each ratio. अभी क्या करूंगा मैं, पहले इक्वेशन को L से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड को M से करूंगा और थर्ड को N से करूंगा। तो यहां पर आएगा L dx प्लस M dy प्लस N dz अपॉन, अभी देखिए पहले को L से कीजिए तो यहां पर क्या आएगा यम जेड यल माइनस एल एन वाई एल। इसको M से कीजिए यन एक्स यम यल जेड यम, और इसको N से कीजिए एल वाई एन यम एक्स एन। और यहां पे देख लीजिए कि सभी टर्म कैंसिल होती है, कैंसिल होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर हमारी मेथड फेल। एम जेड एल पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, एन वाई एल नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, एन एक्स एम पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, हो गया जीरो। तो ये जीरो होने के बाद ये जीरो हो गया, और इधर जाने के बाद ईच रेशियो इंटू जीरो कितना हो जाएगा जीरो। तो हमें मिलेगा एल डी एक्स प्लस यम डी वाई प्लस यन डी जेड इक्वल टू जीरो। इसको भी क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे। सो ऑन इंटीग्रेटिंग तो एल डी एक्स यम डी वाई यन डी जेड इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज। अभी यहां पे देखिए एल तो कांस्टेंट है तो एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना हो जाएगा एक्स, यम कांस्टेंट है एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई कितना हो जाएगा वाई, यन कांस्टेंट है एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड जेड, और कांस्टेंट इज C2। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन मिल गए आपको। अभी कुछ भी करने का काम नहीं है, अभी फाइनल क्या करना है, हमको आंसर निकालना है। तो आंसर हमने देखा है कैसे लिखना है, कैसे निकला है, मेथड ऑफ ग्रुपिंग में देखा था, वही सेम मेथड है आंसर लिखने के लिए, सिर्फ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने अलग मेथड यूज की है। सो देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज सो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, फंक्शन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या निकाला हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा सेकंड क्या निकाला आपने एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू जीरो। यह आपका आंसर हो सकता है। और मैं तीनों तरीके से लिखता हूं, आपको सिर्फ एक ही तरीका यूज करना है। यहां पर मैं यहां पर ऐसा भी लिख सकता हूं कि फर्स्ट आंसर जो था मेरा ये हो गया सेकंड, फंक्शन ऑफ सेकंड, बराबर है। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि सेकंड आंसर जो मेरा है ये लिख दिया मैंने फंक्शन ऑफ फर्स्ट। तो तीनों में से आप किसी भी टाइप में इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपके तीन आंसर, तीनों में से आपको एक ही लिखना है। अभी जरूरी ये नहीं है कि मैंने यफ यूज किया तो आपको यफ ही यूज करना है। आप एक्स वाई जेड एल एम एन जो प्रॉब्लम में है, एक्स वाई जेड एल एम एन, हमारे पास 26 अल्फाबेट है इंग्लिश लेटर में, उसमें से 6 को छोड़ दो आप, और कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या फिर ग्रीक लेटर है, लैटिन लेटर है, जैसे कि इटा जीटा फाई बीटा झाई अल्फा, तो आप कोई भी फंक्शन फाई यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करेगा। और जनरली अगर आप स्टार्ट करते हैं तो थ्रू आउट एक ही वेरिएबल यूज करो, मतलब जैसे कि अगर पहले प्रॉब्लम में हमने यफ यूज किया तो हम आखिरी तरफ एफ यूज करेंगे, या फाई यूज किया तो फाई यूज करेंगे, या साई यूज किया तो हम साई यूज करेंगे। तो इस टाइप में इसमें से कोई भी एक सॉल्यूशन आपको लिखना है। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, ग्रुपिंग नहीं। ग्रुपिंग तो ग्रुप पॉसिबल हो गए तब, ये ग्रुपिंग नहीं, ये कौन सी मेथड है, मल्टीप्लायर है। ग्रुपिंग हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखी थी।
और वो अगर यूज नहीं होती है तो हम मल्टीप्लायर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रॉब्लम। हम एक और प्रॉब्लम ले लेंगे जिसको सॉल्व करके आपका वो कंसेप्ट थोड़ा जो डाउट बचे हुए डाउट है कुछ वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम हम लेते हैं सॉल्व करना बेस्ट अपॉन दैट मेथड। सो सेकंड एग्जांपल इज सॉल्व y माइनस जेड अपॉन वाई जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस 6 अपॉन एक्स जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अगर आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो है p है मतलब pp, ये जो है q है q और ये है r। ठीक है, लेकिन p q r के वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा उसको यूज करना। तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर आपको आदत नहीं है कि इतनी बड़ी वैल्यू यूज करने के लिए, क्योंकि वो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन में p डिनोमिनेटर में होता है, q डिनोमिनेटर में होता है, तो फिर वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में टर्म आ जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। तो उससे ईजी एक टर्म है, देखिए आप इस टर्म को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एक वेरिएबल एब्सेंट है x, यहाँ पर एक वेरिएबल एब्सेंट है y और यहाँ पर एक एब्सेंट है z। तो तीनों का अगर कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया तो वो बनेगा मेरा एक्स वाई जेड। तो अगर मैं सपोज इसको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करता हूं तो दो कैंसिल हो जाएंगे, एक ही बचेगा। यहाँ पे भी दो कैंसिल हो जाएंगे, एक ही बचेगा, और यहाँ पे भी दो कैंसिल हो जाएंगे, एक ही बचेगा। तो आपको क्या होगा, आपका प्रॉब्लम थोड़ा ईजी होगा। जरूरी नहीं है कि आपको ये करना ही है, अगर नहीं करेंगे आप तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन अगर ये करेंगे आप तो आपका प्रॉब्लम थोड़ा ईजी वे में प्रेजेंट हो जाएगा, जिसको सॉल्व करना थोड़ा इजी बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो मल्टीप्लाई विथ एक्स वाई एंड जेड वी गेट। तो अगर मैं तीनों से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे पहली टर्म क्या मिलेगी, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये दो कैंसिल हो जाएंगे y z, तो बचा क्या है x, तो आपको मिलेगा x इंटू वाई माइनस जेड इंटू पी प्लस यहां पर x और z कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां पे बचेगा y। टर्म बराबर लिखनी है, अगर गलती से कुछ गलत लिख दिया तो आगे जाकर प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा z। ठीक है, अभी इसको ऑब्जर्व करो आप, ये p p q q इक्वल टू r है लैग्रेंजेस इक्वेशन, तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, और या इसको बोलेंगे हम विच इज लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर हमारी जो मेथड है वो हमको यूज करनी है। एक बार आपको लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मिल गया तो क्या करना है, हमको उसको कंपेयर करना है और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन से, तो पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर वी गेट। क्या मिलेगा हमको, P इक्वल टू मिलेगा हमको ये वैल्यू x इंटू वाई माइनस जेड, क्यू इक्वल टू मिलेगा हमको y इंटू जेड माइनस एक्स, एंड r इज इक्वल टू मिलेगा हमको z इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हो गई हमारी p q r की वैल्यूज। फिर ये हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है हमको, इसका लैग्रेंजेस का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। सो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कौन सा रहेगा, dx बाय पी इज इक्वल टू dy बाय क्यू इज इक्वल टू dz बाय r, और यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे अभी। सो dx बाय p, व्हाट इज द वैल्यू फॉर p, p की वैल्यू हमारे पास x इंटू वाई माइनस जेड, dy अपॉन क्यू, क्यू कितना है y इंटू जेड माइनस एक्स, और dz अपॉन r जो है z इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इसको हम नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अभी इसके बाद क्या करना है हमें, पहले तो आपको देखना है कि यहां पे ग्रुपिंग पॉसिबल है क्या। कैसे देखेंगे, ग्रुप करके देखना पड़ेगा। तो मैं ये ग्रुप कंसीडर करता हूं,
तो मुझे x और y चाहिए। मेरे पास x है, मेरे पास y है, लेकिन मेरे पास z भी है, और z क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर फंसा हुआ है, जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये ग्रुप पॉसिबल नहीं है। इसको देखते हैं, y और z चलेगा लेकिन x नहीं चाहिए। तो x देखिए अगेन ब्रैकेट के अंदर फंसा हुआ है, जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो दूसरा ग्रुप भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। थर्ड देखेंगे हम, ये और ये x और z, y अगेन अंदर फंसा हुआ है, y को भी हम बाहर निकाल कर कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थर्ड ग्रुप भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, मेथड ऑफ ग्रुपिंग हमारी फेल हो गई है कंप्लीटली। मेथड ऑफ ग्रुपिंग अभी फेल हो गई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यूज करना पड़ेगा मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर। तो हम उसके बारे में सोचेंगे, और हमें 2 बार यूज करना है क्योंकि हमको 2 सेट चाहिए मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर में। तो हम वो उसके तरीके से सोचेंगे। अभी हमको क्या करना है, अगेन देखिए आप, हमको वही ढूंढना है कि ऐसे कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आंसर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। यहां पे देखेंगे आप, इसको मैंने सपोज मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म और यहाँ पे 2 टर्म मिल जाएगा, मतलब टोटल हो गई 6 टर्म हमारी। ऑलरेडी 3 टर्म पॉजिटिव है और 3 टर्म्स नेगेटिव है, तो वो टर्म कैंसिल हो सकते हैं अगर सेम है तो। और अगर आप बराबर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर इसको मैंने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये xy है, और यहाँ पर देखिए -xy, और इसको अगर मैंने ऐड कर दिया तो +xy -xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये -xz हो जाएगा, और यहाँ पर +xz हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और बचा हुआ फिर ये yz है, और यहाँ पर -yz है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब सिंपली अगर आप इस नंबर को सिर्फ अगर उठाकर ऐड करते हैं तो सभी टर्म कैंसिल हो जाएगी। मतलब इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, और इसमें भी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसा है वैसे के वैसे उठाकर ऐड करके आपको 0 मिल जाएगा। लेकिन मल्टीप्लायर तो हमको यूज करना ही है, तो उसके बारे में सोचिए अभी। फिर मल्टीप्लायर क्या होंगे, ऐसे कौन से नंबर है जिससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे भी तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज तो हमको करने नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो वैल्यू हमारे पास है वही वैल्यू कैंसिल होती है। इसके लिए हमको नया कुछ करना नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे अगर मैं पहले टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो वही टर्म आएगी, सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो वही टर्म आएगी, थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो वही टर्म आएगी। ऐसा तो एक ही नंबर है 1, इसको 1 से करेंगे तो वही आएगा, इसको 1 से करेंगे तो वही आएगा, और इसको 1 से करेंगे तो वही आएगा। तो इसलिए हमारा पहला सेट क्या हो जाएगा, 1 1 1। तो हम यहां पे यूज करेंगे कंसीडर मल्टीप्लायर्स 1 1 1 वी गेट। ठीक है, तो हम मल्टीप्लायर कौन से यूज करेंगे, 1 1 1। तो मुझे पहले को 1 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को भी 1 से करना है, थर्ड को भी 1 से करना है, और तीनों का ऐड करना है। तो देयरफॉर वी गेट ईच रेशियो इक्वल टू, तो पहले को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद dx आएगा, सेकंड को dy आएगा, और थर्ड को dz आएगा, क्योंकि कुछ चेंज तो होने वाला नहीं है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यहाँ पर भी यही आएगा, यहाँ पर भी यही आएगा, सिर्फ आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, xy -xz प्लस इसको yz -xy, और यहाँ पर +xz -yz। एक बार और देख लेना कि ये कैंसिल होता है क्या, कभी कभी हम गलती भी कर सकते हैं, इसलिए एक बार उसको रीवेरीफाई भी करना जरूरी है। क्योंकि गड़बड़ में क्या होता है, पहले तो 0 हो जाता है लेकिन एक्चुअली वो 0 नहीं होगा, इसलिए 2 बार उसको वेरीफाई कर लो कि ये होता है या नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे xy कैंसिल, xz कैंसिल, yz कैंसिल, हो गया सब कैंसिल। तो ये सब कैंसिल होने के बाद यहाँ पर 0 बच जा, 0 इधर चला गया, तो ईच रेशियो इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। तो आपको क्या मिलेगा फिर, आपको मिलेगा dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज 0 इंटू ईच रेशियो इज 0। सिंपली क्या करना है, इसको हम इंटीग्रेट करना है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dz इक्वल टू 0। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx,
x. What is integration of dy? Simply y. Integration of dz is z. Constant is c1. Called as equation number 3. ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन तो हमको मिल गया, लेकिन हमको दो सॉल्यूशन चाहिए. तो एक सॉल्यूशन अभी भी बाकी है कि वो सॉल्यूशन क्या होगा. तो हम सेकेंड सॉल्यूशन के बारे में अभी सोचेंगे. सो देखिए, अभी इसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका. मैंने क्या बोला था आपको कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लायर अगर आती है आपको, तो कांस्टेंट मल्टीप्लायर आपको एक ही बार यूज करना है. दोबारा यूज करेंगे तो थोड़ा आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा. थोड़ा नहीं, आपका सॉल्यूशन ही गलत हो जाएगा. क्यों होगा? अभी आपने मल्टीप्लायर यूज किए 1 1 1, तो आपको ये आंसर मिल गया. अभी आपके नंबर ऑफ मल्टीप्लायर हो सकते हैं, जैसे कि आप अगर 2 2 2 यूज करेंगे तो भी आपका आंसर ये 0 आएगा. चेक कर लीजिए आप. देखिए, अगर मैंने 2 यूज कर दिया तो ये टॉइस, ये टॉइस, ये टॉइस, ये टॉइस, ये टॉइस और ये टॉइस सब डबल हो जाएंगे. लेकिन एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो कैंसिल ही है. मतलब 2 2 2 अगर आप यूज करेंगे तो भी आपका आंसर आ सकता है. लेकिन तब क्या आएगा? यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा. तो आपका आंसर क्या आएगा? यहां पर 2 2 2, तो यहां पर 2x, यहां पर 2y और यहां पर 2z मिलेगा आपको. लेकिन 2 तो सभी टर्म में है, तो मैं 2 से डिवाइड भी कर सकता हूं. तो मुझे यही मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट. मतलब अगर आपने 1 1 1 यूज किया, आपको एक आंसर मिला. अगर आपने 2 2 2 यूज किया तो आपको वही आंसर रिपीट मिलेगा. अगर किसी ने 3 3 3 यूज किया तो वही आंसर मिलेगा. किसी को अगर बहुत लगता है कि मैं ज्यादा ग्रेटर नंबर यूज करूंगा, मैंने 500 500 500 यूज किए, तो भी आपका आंसर यही आएगा. लेकिन जब भी हम प्रॉब्लम में दो आंसर निकालते हैं, दोनों आंसर नेसेसरी है कि दोनों अलग अलग आंसर चाहिए आपको. अगर आपका आंसर एक ही आता है तो वो सॉल्यूशन आपका बराबर कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, वो आपका आधा ही सॉल्यूशन हो जाएगा. क्योंकि वो आंसर क्या रिपीटेड है. आपको दो आंसर जो चाहिए वो नॉन रिपीटेड चाहिए. तो इसीलिए अभी आप कांस्टेंट यूज मत कीजिए, क्योंकि इस कांस्टेंट को मैं अगर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा जो कि आपको यही आंसर देगा. तो इसीलिए हमको दूसरे टाइप में हमको क्या करना है? वेरिएबल यूज करने हैं. वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड के टाइप में. अभी उसके बारे में सोचो आप. ये आपका इक्वेशन है और ऐसे कौन से वेरिएबल है जो डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे? बहुत ही इजी है. यहां पे भी अगर आपने थोड़ा लॉजिक लगा दिया तो आपको कुछ सेकंड में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा कि क्या करना है हमको. मैं बता देता हूं आपको. देखिए, यहां पे x है, यहां पे y है और यहां पे z है. आप ऐसा समझ लो कि यहां पे कोई फंक्शन नहीं है, मतलब x भी नहीं है, y भी नहीं है और z भी नहीं है, उसको भूल जाओ आप. तो आपके पास सिर्फ एक ब्रैकेट बचेगा, यहां पे भी आपके पास एक ब्रैकेट बचेगा और यहां पर भी आपके पास एक ब्रैकेट बचेगा. तो देखिए, यहां पर प्लस y है और यहां पर माइनस y है, कैंसिल हो जाएगा. यहां पर माइनस z है, यहां पर प्लस z है, कैंसिल हो गया. और यहां पर माइनस x है, यहां पर प्लस x है, कैंसिल हो गया. मतलब अगर आपने ये तीनों ब्रैकेट से कंसीडर किए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और तीनों का अगर ऐड करते हैं तो आपका आंसर अगेन 0 आ जाएगा. लेकिन यहां पर तो ये टर्म है, ऐसे कैसे हमने यूज किया कि ये टर्म नहीं है? ये टर्म तो ऑलरेडी है. लेकिन सपोज अगर मैंने ये टर्म यहां से निकाल डाली, ये टर्म यहां से निकाल डाली और ये टर्म अगर यहां से हमने निकाल डाली, तो क्या होगा? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बचेगा और उसको ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा. तो ये टर्म हमको कैसे निकालना है? सिंपली वहां पे x है, तो x में से मुझे x को निकालना है. तो क्या करूंगा मैं? उसको डिवाइड बाय x करूंगा. x बाय x कितना हो जाएगा? 1, मतलब निकल गया. y को अगर y से निकालना है तो क्या होगा? 1/y, निकल गया. और z बाय z 1, मतलब वो भी निकल गया. तो सिंपली दूसरे टाइप में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लायर कौन से यूज करेंगे? डिवाइड बाय x मतलब a, डिवाइड बाय x मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/x, डिवाइड बाय y मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/y, एंड डिवाइड बाय z मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/z. क्योंकि हमारे पास क्या है? वर्ड हमारा है मल्टीप्लायर, तो हमको मल्टीप्लीकेशन ही करना है. तो x से डिवाइड करना है मतलब क्या करना है? 1/x से मल्टीप्लाई करना है. y से डिवाइड करना मतलब क्या है? 1/y से मल्टीप्लाई करना है. और z से डिवाइड करना है मतलब क्या करना है? 1/z से मल्टीप्लाई करना है.
तो अगर यहां से हम 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसल कैंसल कैंसल, और इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा सेकंड सेट ऑफ मल्टीप्लायर। तो इसको मैं निकाल डालता हूं अभी, और सेकंड सेट के लिए हम वर्कआउट करेंगे उस पर। ठीक है, सो कंसिडर multipliers 1/x, 1/y and 1/z। वी गेट क्या मिलेगा हमको, ईच रेशियो इक्वल टू। तो पहले इसमें क्या करना है, 1/x से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास dx है, तो ये आ जाएगा 1/x dx, दूसरा आएगा 1/y dy, और तीसरा आएगा 1/z dz। ऊपर का काम हो गया। नीचे देखिए 1/x, तो x हो गए कैंसल, तो यहाँ पे सिंपली बचेगा y माइनस जेड। 1/y यहाँ पर भी आएगा तो y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा z माइनस एक्स, और 1/z मतलब यहाँ पे z बाय z कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस वाई, y प्लस वाई माइनस z प्लस x माइनस, हो गया सब कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, मतलब नीचे क्या आ गया 0। तो 0 इंटू ईच रेशियो मतलब 0, तो आपको मिलेगा 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इक्वल टू 0। बस हो गया, इसका इंटीग्रेशन ले लो ऑन इंटीग्रेटिंग। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz इक्वल टू 0। सिंपल इंटीग्रेशन का फार्मूला है जो आप सभी को मालूम होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होता, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होगा log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y log y, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z अगेन log z, और तीनों log है तो कांस्टेंट भी क्या आएगा log। हमने पहले इसको C1 यूज किया, अभी हम C2 यूज करेंगे। log a प्लस log b प्लस log c, ये हो गया log abc इज इक्वल टू log c2, log कैंसिल कर दो, तो ये मिल गए हमको xyz इक्वल टू c2। तो ये हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। बस 2 सॉल्यूशन तो मिल गए आपको, सिंपली क्या करना है फिर कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है लास्ट में। सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज फंक्शन ऑफ, पहला आंसर कितना है x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा आंसर कौन सा है एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये आप दूसरे 2 तरीके से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वल टू फंक्शन ऑफ सेकंड, या सेकंड इक्वल टू फंक्शन ऑफ फर्स्ट। तो ये वो मेथड है जो आपको तभी यूज करना है जब ग्रुपिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लेकिन कौन सा प्रॉब्लम, स्पेशली लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि PP प्लस QQ इज इक्वल टू R इस फॉर्म में है, उसके लिए ही ये मेथड यूज करनी है। जैसे कि 2 मेथड हमने बताए थे, ग्रुपिंग पॉसिबल है तो सॉल्व करो, अच्छी बात है, अगर ग्रुपिंग पॉसिबल ही नहीं है तो मल्टीप्लायर हमारे पास है एक्स्ट्रा में, उसको अप्लाई कर दो। तो ये हो गए सिर्फ मल्टीप्लायर के प्रॉब्लम, मतलब दोनों सॉल्यूशन जो हमने फाइंड किए वो मल्टीप्लायर का यूज करके सॉल्व किए। अभी इसके बाद कुछ प्रॉब्लम ऐसे है कि जो मिक्स प्रॉब्लम है, जैसे कि हमको मालूम है कि ग्रुपिंग में 3 ग्रुप पॉसिबल है, लेकिन वहां पे एक ही ग्रुप से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, लेकिन हमको तो 2 सॉल्यूशन चाहिए, तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमको मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा। मतलब एक सॉल्यूशन ग्रुपिंग से, एक सॉल्यूशन मल्टीप्लायर से, मतलब आपको जो प्रॉब्लम रहेंगे वो किस टाइप के रहेंगे, 2 सॉल्यूशन फाइंड करो, दोनों ग्रुपिंग्स निकल सकते हैं, दोनों के तीनों निकलेंगे, तो तीनों में से आपको 2 ही निकलना है। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि एक भी ग्रुप पॉसिबल नहीं है, तो दोनों मल्टीप्लायर से निकालो, इसमें भी सॉल्यूशन अलग अलग हो सकते हैं आपको, क्योंकि मैंने जो मल्टीप्लायर यूज किए वही आप यूज करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कंडीशन वो मेंटेन होने को होना कि जो मल्टीप्लायर को यूज करने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो 0 आना चाहिए। अगर वो 0 नहीं आएगा तो आपकी मेथड फेल, अगर वो 0 आता है तो कोई भी मल्टीप्लायर अगर आपके अलग है मेरे अलग है तो कोई इश्यू नहीं है, आपका प्रॉब्लम करेक्ट होगा, मेरा प्रॉब्लम भी करेक्ट होगा। और कुछ प्रॉब्लम ऐसे है कि जहां पर ग्रुपिंग से आप ट्राई करेंगे तो एक सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन हमको चाहिए 2, तो दूसरा सॉल्यूशन हम मल्टीप्लायर से यूज करेंगे, उसको बोलते हैं हम मिक्स प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मिक्स प्रॉब्लम पे वर्क करेंगे कि मिक्स प्रॉब्लम को हमको मल्टीप्लायर और ग्रुपिंग दोनों मेथड साइमल्टेनियसली कैसे यूज करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।